आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती वो कर बैठे हैं। जी हां, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बालाकोट के जिस सच को पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ पाकिस्तान परस्त लीडर झूठ साबित करने पर तुले हुए थे, उनको इमरान खान ने गलत साबित कर दिया। क्योंकि हमारे यहां से भी बड़े सवाल उठते रहे हैं और गाहे बगाहे उड़ जाते हैं, उनको भी आज इमरान खान ने गलत साबित कर दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने, इमरान खान ने आज ऑपरेशन बालाकोट के सच को मान लिया है। इमरान खान ने कहा कि भारत ऑपरेशन बालाकोट से भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। अब एक बात कह के वो अपनी दूसरी बात में फंस गए हैं। उन्होंने कहा भारत बालाकोट से भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में। इसका मतलब भारत ने बालाकोट ऑपरेशन किया था, जिसको इमरान खान और पाकिस्तान नकारता रहा है और हिंदुस्तान के भी कुछ लोग इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठाते रहे, एतराज करते रहे। ये उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब हमारे यहां के लोग किस तरफ मुंह छुपा के फिरेंगे कल, ये तो खुदा ही जानता है या वही जानते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अब जिहाद की धमकी दी है। ये जिहाद पाकिस्तान वाली मुबैना कथित जिहाद है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया, इसीलिए वहां जिहाद हो सकता है। सोचिए पाकिस्तान किस हद तक बौखला गया है। पूरी दुनिया इस मुद्दे पर उससे मुंह मोड़ चुकी है। इस बीच सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने तमाम कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। थोड़ी देर पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर मुस्तकबिल की मुबारकबाद दी है। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी पीएम कैसे फंसे हैं और ये जो मुबैना जिहाद की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। सोचिए वो फिर मजहब की तरफ जा रहे हैं। वो मजहबी कार्ड जो खेलते कश्मीर में वही खेल रहे थे, पासा पलट चुका है। एक झटके में कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया है और अब उनका मजहबी कार्ड जो वो पिछले 35 सालों से 30 सालों से वहां खेल रहे थे, उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो अब वो आ गए जिहाद पर। ये उनकी जिहाद है। मैं उस जिहाद की बात नहीं कर रहा हूं जिसके लिए शरीयत कहती है, जिसके लिए कुरान करीम कहता है। उसके मायने कुछ और हैं। उसका जो ओहदा, उसका वकार कुछ और है। यह जिहाद है मुबैना जिहाद, जिसको हम कहेंगे कथित जिहाद। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी, उस पर मैं रोशनी डालूं। मेरा पहला सवाल है, बालाकोट पर पाकिस्तानी पीएम का झूठ पकड़ा गया। बड़ा सवाल, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान इतना खौफजदा क्यों है? तीसरा सवाल, जिहाद की धमकी को संजीदगी से लिया जाए। जिस तरह की धमकी मिले, क्या उसे लिया जाना चाहिए संजीदगी से? चौथा सवाल, आर्टिकल 370 के हटने के बाद जेके में यानी जम्मू और कश्मीर में पहला यौम आज़ादी किस तरह से होने जा रहा है, क्या है तैयारी, उस पर भी हम बात करेंगे। लगातार हम उस पर बात कर रहे हैं। और पांचवा सवाल है, क्या पाकिस्तान समझेगा सिर्फ गोला और बारूद की बोली? इस पर हम बात करते हैं। और मेरे साथ बहुत खास पैनल है जिनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जो जिहाद की धमकी दी है, उसके बारे में मैं आपको फिर बता दूं। आरिफ अलवी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया, इसलिए वहां जिहाद हो सकता है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। अब पाकिस्तानी सदर को कौन समझाए कि 3 पार्टियां न कभी थी, न कभी हैं, न कभी होंगी। और 5 तारीख के बाद से 3 पार्टियों का तो जो मुबैना तौर पर वो कहा करता था, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। कोई पार्टी नहीं बची है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। 370 हटने के बाद और पुख्तगी के साथ, पहले भी था और आज भी है। अब हिंदुस्तान की एक पूरी रियासत बन गया है। अभी तक कुछ हुकूक उसको बाकी थे। हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है। ये कौन सी तीसरी पार्टी पैदा हो गई और कौन सी दूसरी पार्टी भी थी जो जम्मू कश्मीर को बता रहे हैं, और कौन सी तीसरी पार्टी जो अपने आप को बता रहे हैं? कोई ना दुनिया मानती है ना कोई और मानता है। तो ये अपनी आवाम को बरगलाने की, बेवकूफ बनाने की, कश्मीर पर चंदा इकट्ठा करने की कोशिश है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। पिछले कई सालों से, कम 40 सालों से तो पाकिस्तान ने यही किया है। बांग्लादेश बनने के बाद अंदर से जो हुक उठती है, बार बार जो जलील होने के बाद का जो एहसास है, कमतरी उठता है, उसके चलते ये हरकत वो करते रहे। लेकिन अफसोस कि यहां भी वो कामयाब नहीं हो पाए और इंशाअल्लाह नहीं होंगे। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा। आजाद कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है मुबैना तौर पर, मकबूजा कश्मीर हम उसको कहते हैं, पीओके, उस पर हिंदुस्तान को एक्शन लेना ये कोई छुपी हुई है खुफिया एजेंसियों के जरिए बताने वाली बात थोड़ी ना है। इसका ऐलान तो हमारे वजीर दाखिला अमित शाह ने बाकायदा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किया है और कहा है, हमारे तमाम मिनिस्टर बोलते हैं हर जगह, वो बोल रहे हैं कि हमारा अगला हदफ
POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर जो हमारा हिस्सा है उसे हमें वापस लेना है। उसमें कोई खुफिया इत्तलात की तो जरूरत ही नहीं है जी, ये तो हम खुलेआम ऐलान कर रहे हैं और बाकायदा पूरी दुनिया को बता रहे हैं बेखौफ, क्योंकि हम हक राह पर हैं। चलिए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, खासतौर से 4 मेहमान हैं और बहुत खास पैनल है। बहुत सारे इसलिए कि वो 4 भी कई लोगों के बराबर हैं और पैनल बहुत शानदार है। आइए मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ शिवदान सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं उनसे बहुत सारी बातें जानने और समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ विवेकानंद नरताम जी हैं इस वक्त, खासतौर से सियासी तज्ज़ियाकार तो हैं ही, लेकिन कश्मीर मामलों के तारीख के भी बहुत बेहतर जानकार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की विचारधारा से भी आप मुतासिर हैं। मेरे साथ इस वक्त संजय के चड्डा साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। बड़ी खुशनसीबी है कि सर आप मेरे साथ हैं। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक बेहतरीन सियासी तज्ज़ियाकार हैं। और कश्मीर को लेकर के जो आईन हमारा कहता है उसके हवाले से भी हमने आपसे कई बार बात की है। 370 हटने से पहले भी मैं आपसे चर्चा करता रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त विशाल मिश्रा भी है, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और तारीख के आप बड़े जानकार हैं और लगातार स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं। बहुत कुछ आपसे जानने समझने के लिए मिलता है। सर स्वागत है आपका। आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। मैं सबसे पहले शिवदान सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मुबैया जिहाद की धमकी मिल रही, मुबैना जिहाद, कथित जिहाद की धमकी मिल रही है, वही जिहाद जो पाकिस्तान करवाता है, भाड़े के टट्टुओं से बम बांध के उड़वा देना और यहां पर आकर के पत्थरबाजी करवाना या मिलिटेंसी करवाना, दहशतगर्दी करवाना, ये उसी जिहाद की वहां के सदर धमकी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में 2 शब्द? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जितना मैंने सीखा है जिहाद के बारे में, जिहाद एक इस तरह की लड़ाई है जो अपनी खुद की बुराइयों से लड़ी जाती है और ये इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, एक तरह का प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो खुद युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान एक तरह से दिवालिया राष्ट्र हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता वहां दिवालियापन के कारण महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तंदूरी रोटी और नान की बातें कर रहे हैं और वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। इसलिए एक प्रकार से इस लड़ाई को वो मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को हवा देने के लिए कि जो इस्लामिक कट्टरपन की बातों में आकर के देश में, ये खासकर कश्मीर की जनता जो इस्लामिक कट्टरपन के उसमें बहकावे में आकर के वहां ट्रबल क्रिएट करे और भारतवर्ष में एक तरह से अशांति फैलाने के प्रयास है। मजहबी कार्ड खेल दिया है एक बार से, और ये तो उनकी आदत है और ये वो इतने सालों से करते रहे। और ये जो वहाबियत के नाम पर फंडिंग होती है वहां पर, ये कट्टरता फैलाने के लिए वो उसका आखिरी इस्तेमाल करना चाहते हैं जो उन्होंने वहां पर जाल बनाया था। लेकिन अब लगता नहीं कि उनकी ये सारी साजिशें और ये उनकी जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो। पूरा देश एजुकेटेड हो चुका है जी। पूरे देश का जो आउटलुक है वो राष्ट्रवादी आउटलुक है। पूरा देश राष्ट्र को प्रगति करना चाहता है। पाकिस्तान के कारण आज हमारी कश्मीर के जो भाई बहन हैं, आज वो गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से मैंने खुद देखा है कश्मीर में, जब आप माधोपुर से अंदर घुसते हैं पंजाब के साइड से, तो वहां से लेकर के कश्मीर के आखिरी सीमा तक वहां पर कोई आपको इंडस्ट्री नजर नहीं आएंगी, कोई आपको आधुनिक ऐसा संस्थान नजर नहीं आएगा जहां पर कि वहां पर किसी बच्चे को नौकरी मिल सके। तो अभी हमारा पूरा देश प्रगति करना चाहता है, इसलिए इनकी बातों में नहीं आएगा और ये एक बेकार की बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने, सर इससे आप ही के पास आ रहा हूं मैं, इमरान खान ने एक चीज आज धोखे में मान ली, और बौखलाहट इसी को कहते हैं, जब विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। हमारे यहाँ कहावत भी है, और दिमाग कहीं की कहीं चलने लगता है, आएं बाएं दाएं सरक जाता है, सठिया सा जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या बोलें क्या नहीं। बालाकोट पे मान लिया सर आज उन्होंने, कहा कि हिंदुस्तान बालाकोट से भी बड़ा हमला कर सकता है, मतलब बालाकोट किया था, अभी तक तो बालाकोट को नकार रहे थे। ये क्या इनको कोई चीज लिख कर देता नहीं? क्या उनके सलाहकार इस लेवल के नहीं है क्या कि उनको समझाएं कि भाई क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? सर शिवदान जी, आपसे ही मेरा सवाल। मैं देखिए ये कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें पूरा विश्व जानता है। आजकल सैटेलाइट पिक्चर ली जाती है और सैटेलाइट पिक्चर से कोई भी देश, किसी देश में कोई हरकत करता है तो उसकी सबके पास रिकॉर्डिंग होती है।
जो बालाकोट हुआ है उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने जी, उसके प्रूफ भी पूरे विश्व को मिल चुके हैं। पाकिस्तान नहीं मानता था ना सर, लेकिन आज तो वो खुद ही मान बैठे। अपने आवाम को ये महसूस कराने के लिए नहीं मान रहा था कि देखिए भारत खाली झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम पिटे हैं, वो ये नहीं मानना चाहते। ये अपने आवाम की जो मनोस्थिति को वो चाहता था कि वो अपने को अभी तक यही महसूस करते रहे कि पाकिस्तान ने अपने अवाम को यह महसूस करा रखा है कि पाकिस्तानी सेना बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तानी सेना कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान सीमा पर वो अपने आतंकवादियों को अफगानिस्तान में भेज करके रूसी सेनाएं जो वापस चली गई हैं, उसके बाद से उनको मुगालता हो गया है कि पाकिस्तानी सेना कुछ भी कर सकती है। मगर पाकिस्तानी सेना को यह पता नहीं है, इसी पाकिस्तानी सेना के कारण पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके हैं। जब हमने 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में आ चुके हैं। जब हमने 71 लड़ाई शुरू की थी, मैं आर्मी में था, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के हम 2 हिस्से करके उसको बांग्लादेश बनाएंगे, मगर उसकी सेना वहां से ऐसी भागी कि पूरा ईस्ट पाकिस्तान खाली कर दिया, जिसमें कि आराम से बांग्लादेश का निर्माण हो चुका। और अगर यही हरकत रही तो पीओके तो खाली होगा ही, बलूचिस्तान भी झंडा ऊंचा होगा और बलूचिस्तान इस तरह पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूं। और बलूचिस्तान भी जाएगा, फाटा भी जाएगा, सिंध में भी बिल्कुल लगातार जो पाकिस्तान विरोध बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। संजय के चड्ढा जी, वहां के सदर जो कह रहे हैं और इमरान खान जो कह रहे हैं, आपने सुना। सदर कहते हैं वहां की कि 3 पार्टी थी, आज भी 3 पार्टी हैं। आप बताइए ये 2 पार्टी कहां हैं, कौन सी दुनिया में है भी कि नहीं है, और ये किस पार्टी का, ये अपने आप को किस एंगल से पार्टी मानते हैं, और 370 हटने के बाद अब कौन सी पार्टी? देखिए, उन्होंने जिक्र किया कि शिमला समझौते में 3 पार्टियां थी, वो दूसरे बायलैटरल इश्यूज, कच्छ का इशू था, जो कई सारे इश्यूज थे जो उस वक्त चल रहे थे, उनसे रिलेटेड इशू पे थी, उसको वो घसीट के ले गए और उन्होंने कश्मीर में लगा दिया। बिल्कुल ये क्लियर है, 370 के हटने के बाद खास तौर से और पुख्ता हो गई ये बात, 35 के हटने के बाद और पुख्ता हो गई बात कि अब ये पहले से ही हमारी टेरिटरी थी, देयर इज नो डाउट। उस वक्त के सरकमस्टांसेस की वजह से 370 बनाया गया था, क्योंकि वहां पे कबायलियों ने हमला कर दिया था और ऐसी परिस्थिति थी कि जो राजा थे वो भी पूरी तरह से हमारे साथ मिलना नहीं चाह रहे थे। जो भी परिस्थितियां थी उन पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम आज के पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं। तो आज ये बात क्रिस्टल क्लियर है। आज वो 2 वहां पे लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई है और जम्मू एंड कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया है। 1 दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली के ऊपर, पौंडीचेरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा वो होता है, नियंत्रण होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसका होम डिपार्टमेंट जो है वो तमाम जो डिसीजंस हैं जो प्रोग्रेस के लिए, जो वेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिए जाएंगे, वो अब दिल्ली से लिए जाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम हर चीज, जितने पैसे जा रहे हैं स्कूल्स बनने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, वहां पे जो HR वहां का जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, इसके लिए जो है वो बिल्कुल एकदम पुख्ता तरीके से नियंत्रण होगा, ऐसा संभावना है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हम ये जीत, जिसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये जीत है, ये जीत हमें दिखाना है कि ये जीत कश्मीरियों की जीत है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है, आज कल की बल्कि बात है, सुप्रीम कोर्ट के आगे एक पिटीशन लगी थी कि जितने रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, वहां टेलीफोन चालू हो जाए और इस तरह की चीजें कही। तो गवर्नमेंट ने अपना पेश किया था रिप्लाई, और गवर्नमेंट की ओर से वेणुगोपाल साहब ने कहा कि फेज्ड मैनर में हमने काफी रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं और काफी रिस्ट्रिक्शंस और हट जाएंगे, और आवरली हर 8 घंटे में हर 8 घंटे में वहां की जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है और फेज्ड मैनर में सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और बहुत बहुत जल्दी 2 हफ्ते के लिए इस पे जो डेट है वो लगा दी गई है और उसमें कहा गया कि 2 हफ्ते बिल्कुल किसी तरीके का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर तरीके की पाबंदी, क्योंकि सूरत हाल अच्छे कंट्रोल में रखना है। जो लोग भ्रमित हैं, जो लोग बिगड़ रहे हैं, उनको
कंट्रोल में करके समझाना है। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा जो आज की जरूरत है कश्मीर के लिए, वो है वहां की लोकल लीडरशिप को डेवलप करना। यंग लीडरशिप, उसको दिखाएंगे हम, जो असलियत है वो दिखाएंगे, ना कि पाकिस्तान की तरह जो उसके नापाक इरादे हैं उनको नहीं दिखाएंगे। हम उनको दिखाएंगे कि क्या असलियत है, कैसे हमारे दिलों में आपके लिए जगह है। जिनकी डेमोक्रेसी खुद की 15 साल पुरानी है, वो भी चरमराई हुई है, खुद जो इतने मैच्योर नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और एक बात बोल के बाद दूसरी बात जो है ये नहीं मालूम कि एक बात बोलने से दूसरी पुरानी बात खुल जाएगी। वो हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे। और जिहाद की धमकी अगर वहां का सदर देता है, सदर पाकिस्तान देता है, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान अपने आखिरी कार्ड खेलने की स्थिति में आ गया। उनका आखिरी कार्ड है मजहब, और वो जिहाद जब कह रहे हैं तो वो मजहब पर फिर एक बार लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे कि उनको लगता है कि यही वो तरीका है जिससे कि प्रोफेसर विशाल जी, जिससे कि कश्मीरियों पर या वहां के भी कुछ बरगलाए लोगों पर जो अलहदगी पसंद है उन पर कुछ असर पड़ेगा। हालांकि अब वो 5 तारीख के बाद वो सारी चीजें बदल गई। वो सारे लोग अभी जेल में हैं और सब नजरबंद हैं, और बहुत से लोग जो इस तरह की हरकत करेंगे आगे भी जेलों में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये क्यों लगता है सर कि मजहब का ये आखिरी कार्ड उसका कामयाब हो जाएगा? ये जिहाद खुद वहां का प्रेसिडेंट जब कह रहा है, सोचिए पाकिस्तान किस लेवल का मुल्क है, सोचिए आप। देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहना कि भारत ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया है, जो कि आज अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी कह रहे थे कि ये 3 देशों के बीच का मुद्दा है, ये सरासर गलत है। शिमला एग्रीमेंट जो कि टेक्निकली रात को 12 बजे के बाद 40 मिनट पर साइन हुआ था, तो कहने को तो 3 तारीख होती है, लेकिन टेक्निकली वो 2 तारीख ही माना जाता है इतिहास में। उसमें साफ साफ कहता है कि जो कुछ भी मुद्दे हैं वो दोनों देशों के बीच बायलैटरल तरीके से, पीसफुल तरीके से हल किए जाएंगे। इसमें तीसरा देश कहां से आता है? ठीक है, पहली बात। दूसरा बात यह कि उनको ये बात समझना होगा कि अब ये भारत 21वीं सदी का भारत है जी, और इस 21वीं सदी में तमाम सारे परिवर्तन हो चुके हैं। उनको इस बात को समझना होगा, समझ लेना होगा कि मोदी दौर है। नहीं, पाकिस्तान को यह समझना होगा कि जिस समय 1947 आजादी के बाद की जो परिस्थितियां थी तात्कालिक रूप से, और जो आज परिस्थितियां हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे में उसी बात का रोना, लगातार रोना कि नहीं ये अनुच्छेद 370 पर हमला है, ये हमारे पाकिस्तान पर हमला है। वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीरियत की चिंता है। उन्हें क्या चिंता है कश्मीरियत की? क्या भारत सरकार कश्मीरियत की चिंता करने के लिए एलिजिबल नहीं है? हु आर यू? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दरवाजे दरवाजे आप नॉक कर रहे हो, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ऐसे में जब आपको लगा कि हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला, तो आपने यूएस के प्रेसिडेंट से गुहार लगाई, और उनको एक उस समय मीडिया में रोल आया कि स्टेटमेंट आया कि वो मीडिएट करने के लिए बात को तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने इसको बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जी। और हालांकि अब देखिए 370 के जो आर्टिकल के प्रावधानों को हटने के बाद आज की स्थिति आप देखिए, किसी भी मुस्लिम देश ने, शायद टर्की को छोड़ के बाकी किसी भी देश ने पाकिस्तान की बात को नहीं माना। इवन यूनाइटेड नेशंस ने यह बात कह दिया कि ये इंडिया का अपना इंटरनल मैटर है। तो अब किस बात की दुहाई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को छोड़, दुहाई नहीं ना, अब तो धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी अब तो धमकी दे रहे हैं ना। आज आप ये देखिए, पहली बात धमकी, आज उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया ना कि भारत बालाकोट से बड़ी स्ट्राइक करने की सोच रहा है। पहले तो जब बालाकोट हुआ था तब तो आप मान नहीं रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि आंधी आई है, कुछ पेड़ गिर गए, और आज आप कह रहे हैं कि भारत बालाकोट से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दैट मीन्स अगेन यू आर प्रूविंग दैट एट दैट टाइम यू आर रॉन्ग, और आप गलत सूचना हर बार प्रोवाइड करते हैं। और इमरान भाई, उस समय हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ जयचंदों ने इस बात को कहा था कि सरकार प्रूफ दे, हर जगह प्रूफ मांगा जा रहा था, आर्मी की कैपेबिलिटी पे सवाल उठाया गया था। आज भी और पूरे चुनाव के दौरान आज भी कांग्रेस के सदर और कुछ और विपक्षी पार्टियों के लोग जो बातें, जो बयान देते हैं, उसका प्रोपेगेंडा रोज पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल अपने यहाँ करते हैं, उनके बयानों को। इमरान भाई, अरे आज मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा है। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इमरान खान मौजूद थे, उन्होंने भारत के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए हैं धारा 370 के
मामलात में उसको कोट किया है। आप बताइए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि वो हमारे स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। तो कम से कम देखिए, राजनीति अपनी जगह है, आपकी अपनी सीमाएं होंगी, हमारी अपनी सीमाएं हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, बट सबसे पहले आता है नेशन, बेशक, उसके बाद आता है रीजनलिज्म और उसके बाद आता है रिलीजन। लेकिन हमारे यहां मौका परस्त नेताओं ने पहले धर्म बना दिया, फिर क्षेत्र बना दिया, उसके बाद राष्ट्र का कंसेप्ट आता है। तो प्रॉब्लम बेसिकली हमें इस बात से है कि हमें आपको किसी मुद्दे पर अपने यहाँ भी निमटना होगा, किसी बेशक। मुद्दे पर तो मैं आ रहा हूं आकर सर आपको आपके पास। समझना होगा। आप हमें बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पूरी कंट्री का नर्व जिस मोशन की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे में आप उस नर्व से अपने आप को अलग करके ढाक के 3 बात का स्टेटमेंट दे रहे हो। अब इनको समझना पड़ेगा कि अगर इन्होंने इतिहास को भूलने की कोशिश की तो इतिहास इनको भुला देगा। बिल्कुल, इतिहास कभी माफ बहुत नहीं बड़ी बात करेगा। है, बिल्कुल पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, इसका असर हिंदुस्तान और एक की बात और आवाम इमरान भाई, give me देख 1 रही है। minute, give me सर, 1 आ रहा हूं आपके minute। पास, आ रहा हूं सर, 1 मिनट बस आ रहा हूं। विवेकानंद जी के पास जाना चाहूंगा। विवेकानंद जी कल पाकिस्तान, आज उन्होंने अपना यौम आजादी मनाया, कल वो यौम स्याह मनाएंगे, काला दिन, ठीक है, और कश्मीरियों के हक में मनाएंगे कल अपने घरों पर वो मकबूजा कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसका उन्होंने एक परचम बना रखा है, क्योंकि उसको अलग कंट्री कहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर है, वो हम बार बार कह रहे हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको वो आज़ाद मुल्क कहते हैं, और उसका एक झंडा भी बना रखा है, तो उसको भी वो लहराएंगे। कह रहे हैं कि कल उनके लिए यौम स्याह है। यौम स्याह तो उनके उसी दिन से शुरू हो गए थे जब बालाकोट हो गया था, और उसके बाद से जो है उनकी लगातार उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, और जो 5 तारीख को हुआ है तो यौम स्याह तो अब स्याह तो पाकिस्तान में अब जो उनकी सियासत थी, जो कश्मीर बेस थी, उस पर तो पूरा स्याह, पूरी कालिक पोत ही दी गई है इस हुकूमत के जरिए, मौजूदा हुकूमत के जरिए, और ये कालक अब कभी जो है सफेदी में तब्दील नहीं होने वाली है। हाँ इमरान जी, आपने सही कहा कि वो क्या काला दिन मनाए या सफेद दिन मनाए, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो उसमें संप्रभु है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि हमें थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को अगर देखते हैं तो जिस दिन राजा हरि सिंह साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जब साइन किया और वो भारत का उस दिन कश्मीर हिस्सा बना, बेशक, और वहां से जब तक, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी छात्र रहा हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता भी हूं, तो वास्तववाद ये कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर राष्ट्र को ये कोशिश करनी होती है कि वो अपनी सामरिक शक्ति, आपकी आर्थिक शक्ति और हर प्रकार से वो अपने आप को सशक्त बनाए। उसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर सहारा ले सके तो वो ले। अंतर्राष्ट्रीय नीति, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बोझ तले दब करके अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्र हितों को वो कहीं मॉर्गेज पे ना रखे। मुझे लगता है कि हमने जब 1947 में जब कबायली जो आक्रमण होता है उनको खदेड़ने में जिस प्रकार से हमारी फोर्सेस ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, और मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारत के परमवीर चक्र है, उन्होंने अपने बलिदान दिए थे। हम जब 2/3 जो लैंड है हमने एक्वायर कर ही लिया था, जो बाकी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको भी ले ही लेते, उसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की क्या जरूरत थी? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो ऐतिहासिक भूल थी इतने लंबे 70 साल के बाद, उसको मानने को तैयार नहीं है। वो तो मानेंगे नहीं। कहती है कि इस मामले में भी आपने उनके बयान देख ही लिए जी। नहीं, वो मानेंगे नहीं, इसलिए नहीं उनका एजेंडा बहुत अजीब सा है। कांग्रेस अपने आप को, मैं इस पे भी आऊंगा अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों पास, अभी आप ही से पूछता हूं विवेकानंद जी, जो कांग्रेस का हमें रुख दिख रहा है वो या तो वो पसोपेश में है, कंफ्यूजन में है, या फिर जानबूझकर किसी हिकमत अमली के तहत कर रही है। कांग्रेस सदर का बयान देखिए, कुछ और लीडरान का बयान देखिए, फिर चिदंबरम का बयान देखिए, मणिशंकर अय्यर का बयान देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों का बयान देखिए, या उनकी बातें देखिए जो कि इस मामले में हुकूमत का साथ देते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व को भी रखना है, मुसलमान वोट भी सरके ना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि 370 के हटने से गैर कश्मीरी मुसलमान जो भारत के हैं, जो दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही होगी। कांग्रेस को ये क्यों लगता है? नहीं, उन्होंने हमेशा इस प्रकार का जो भय है मुस्लिम समुदाय के मन में बनाए रखा था, और वही उनकी यूएसपी थी, और वो उसी के सहारे राज करते रहे हैं। लेकिन इवन मुस्लिम समुदाय भी अभी इस प्रकार के भय और इस प्रकार का जो शूडनेस था, मैं कह दूं कि साबिक कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, अब तो सोनिया गांधी है मौजूद, और ये बिल्कुल नासमझ
और देखिए कि एक ही परिवार से जब लोगों को जन्मदत्त अधिकार जब मिलते हैं और जनता अधिकार जब मिलते हैं तो उनका पॉलिटिकल ग्रूमिंग का कोई महत्व तो बनता नहीं है जी। क्योंकि उनकी जो एबिलिटी क्या है, तो क्योंकि उस परिवार में ही उनका जन्म हुआ है, इसलिए वही उनकी एबिलिटी है। अब देखिएगा कि आप देखेंगे एक नेशनलिस्टिक लीडरशिप है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मिलिंद देवरा है, इवन करण सिंह साहब जो वहां के सदर रियासत रह चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के हित में लिया हुआ फैसला है, जबकि ये राहुल गांधी और ये कुछ समय के एक या दो दिन पहले ये प्रियंका गांधी, अब ये देखिए ना समझ, बिल्कुल इमेच्योर। मेरा सवाल सर वही है, या तो ये किसी रणनीति के तहत, हिकमत अमली के तहत रणनीति कैसे कहे, या फिर इनके सलाहकार इनको गलत सलाह दे रहे हैं। नहीं, इनके देखिए जो संदीप सिंह जैसे आप भी समझ सकते होंगे, इतना सब कुछ आप जानते हैं राजनीति को, क्या सदर की मर्जी के बगैर या सुप्रीम लीडर की मर्जी के बगैर बाकी के लीडर अलग अलग इस तरह की बातें कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, जब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कुछ होती नहीं है, आप पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। वो जो संदीप सिंह का प्रकरण अभी एक वीडियो क्लिप घूम रहा है, वो जेएनयू में पढ़ता था, वो कम्युनिस्ट हुआ करता था, एक समय था कि वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करता था, नारे लगाता था, उसकी कुटाई हुई थी एक समय के बाद। अब वही जो है वो पत्रकार को धमकी दे रहा है कि मैं मारूंगा तुमको, इस बात को लेकर। और इसी प्रकार के लोग जब राष्ट्र की शक्तियां और राष्ट्र के हित में सोचने वाले लोग प्रेरित है, तब ये लोग किस बात की बात कर रहे हैं कि हम अफ्स्पा जो है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो हटाएंगे, हम जो राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ जो कानून है उसको शिथिल करेंगे। इस प्रकार की एक्टिविटीज अगर वो करेंगे तो लेकिन उसका जवाब भी हिंदुस्तान के अवाम ने दिया, उसका जवाब भी हिंदुस्तान के अवाम ने दिया। इस पर मैं बात करने के लिए सर आ रहा हूं आपके पास। और ये अभी जो इन्होंने जो किया है ना, इसका जवाब और बहुत करारा जवाब इनको मिलेगा। मैं एक छोटा सा वक्फा यहां पर लूंगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल यौम आजादी की तकरीब मनाई जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे।